बड़ा आरोप है कि जहरीली शराब पीने से मौत की बात उसने कही है। पुलिस को बताए बिना अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि बेटा बबलू साह भी गंभीर रूप से बीमार है। बेटे की आंखों की रोशनी जाने की बात कही जा रही है। समस्तीपुर के निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। मुसरीघरारी के बकरी बुजुर्ग की यह घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को देखते हुए एसडीओ और एएसपी ने अब जांच शुरू कर दी है। 1 जनवरी को ही शराब पीने की बात की गई है। जो जानकारी सामने आ रही है कि शराब पीने से इनकी मौत हो गई है और एक बेटे की आंखों की रोशनी चली गई है। 1 जनवरी को ये लोग शराब पिए थे। ऑनलाइन पेमेंट कर मंगाई थी शराब। पूरे मामले की छानबीन में अब पुलिस जुट गई है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहरीली शराब का मामला एक बार फिर से सामने आया है। अरविंद शाह जो उनके गोतिया लगते हैं, पड़ोसी हैं, उनसे शराब मंगवाए थे और उसका ऑनलाइन पेमेंट भी किए थे। मोबाइल के माध्यम से जो है उसको पैसा दिए हैं, जो एविडेंस दिखाए हैं। उसमें 4 फ्रूटी टाइप का ऑफिसर चॉइस मंगाए थे, जिसमें से 2 बबलू शाह लिए और 1 इनके फादर लिए। 1 तारीख के रात में तबीयत खराब हुई तो गैस समझ करके अपना इलाज स्वयं कराए। 2 तारीख को दोनों अपने घर पर रहे और 2 तारीख की रात में फिर से तबीयत जब खराब हुई तो दोनों जो है ये लेकर के समस्तीपुर में डॉक्टर के यहाँ इलाज कराए और फिर वहाँ से ये इलाज कराने हेतु चले गए पटना और इनके फादर का देहांत हो गया, जैसा कि ये बताए हैं, और उनका दाह संस्कार भी इनका परिवार वाले कर दिए। इस क्रम में पुलिस को कोई सूचना नहीं दिए। आज इनकी बबलू शाह की जो है पत्नी आके थाना से सूचना दी और हम लोग के द्वारा बबलू शाह का भी स्टेटमेंट लिया गया है। वही स्टेटमेंट है जो राधा देवी जो बताया गया है। तत्काल संज्ञान पुलिस ली है, केस दर्ज किया जा रहा है और जो प्रदर्श है वहाँ घटनास्थल से जब्त किया जा रहा है। तत्काल एफएसएल की टीम को बुलाई गई है। इस शिकायत के आधार पर ये कांड दर्ज किया जा रहा है। अब आगे अनुसंधान में ये तथ्य आएगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और इनको कहना है कि थोड़ा आंख की रोशनी कम हुई है, तो उसका भी जांच किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत हुई है। कहां से ये शराब मंगवाई गई थी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? और क्योंकि एक बेटे की आंखों की रोशनी भी चली गई है, तो उसको लेकर के क्या अपडेट है? जी, ये घटना 1 जनवरी की है, जब पिता पुत्र के द्वारा शराब मंगाई गई थी और ऑनलाइन पेमेंट किया गया था। उनके पड़ोसी ही जो है वो शराब बेचने का काम करते थे और उसी शराब को पिए थे। दोनों 1-1 बोतल लिए थे अलग अलग और ऑनलाइन पेमेंट किए थे, जो परिवार के द्वारा आवेदन में भी कहा गया। और उसके बाद जब तबीयत बिगड़ी तो स्थानीय जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं उनसे इलाज पहले कराया गया। बाद में जब अधिक तबीयत बिगड़ी तो समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया। और उसके बाद जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो पटना ले जाया गया और वहां पर पिता की मौत हो गई और उनके जो बेटे हैं बबलू शाह, उनके आंखों की रोशनी में कमी आई है और आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर सही से इलाज नहीं हुआ तो आंख की रोशनी भी जा सकती है। फिलहाल परिवार के जो लोग हैं बबलू शाह को भी घर पर ले आए हैं, जो जानकारी मिली है। जी मुकेश, क्योंकि पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी गई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी, इस मामले में जब आवेदन उनके परिवार वालों के द्वारा दिया गया मुसरीघरारी थाना को, उसके बाद पुलिस हरकत में आई। पूरे प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। देर रात खुद पुलिस अधीक्षक भी घटना स्थल पर जाकर के मामले की जांच की है और इसमें जो कहा गया है, जो आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता के लिए लोगों के बीच अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाएगा और यहाँ पर जो भी है उन आरोपी हैं उनके गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मुकेश, आप नजर बना के रखिए और क्या कुछ कार्रवाई आगे आने वाले वक्त में पुलिस की तरफ से की जाती है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मुकेश। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां दंतेल हाथी के हमले से महिला घायल हो गई। घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। हाथी के हमले से कुल 17 लोगों की मौत हो चुकी है।
हाथी के हमले से घायल बच्चा गंभीर हालत में है और उसका इलाज कराया जा रहा है, तो घायल महिला के इलाज के दौरान अब मौत की खबर सामने आ रही है। हाथी के हमले से कुल 17 लोग की अब तक मौत हो चुकी है। तो चाईबासा की तस्वीर, जहां एक तरफ दिखी कैसे हाथी लोगों को लगातार मौत के घाट उतार रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों में दहशत भी बना हुआ है। रुपेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। रुपेश, हाथी का आतंक लगातार जारी है, मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, फिलहाल हालात कैसे? जी बिल्कुल, इस हाथी के हमले से अब मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। कल तक 6 तारीख की रात को जो हमला हुआ था तब तक 16 लोगों की मौत हुई थी और एक महिला का कल से जो इलाज चल रहा था हटगमरिया क्षेत्र की गंभीर अवस्था में जो महिला थी सदर अस्पताल में, बीती देर रात को उसकी मौत हो गई है और एक बच्चा गंभीर रूप से जो घायल था उसका भी कल से इलाज चल रहा है। अब 17 लोगों की मौत होने के बावजूद अब तक वन विभाग की टीम इस हाथी को ट्रैक नहीं कर पाई है। हालांकि हटगमरिया क्षेत्र में जो लास्ट घटना हुई थी उस क्षेत्र में हाथी को मूवमेंट को लेकर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड की टीम, अलग अलग टीम वहां कैंप की हुई है और हाथी को ट्रैक करने का प्रयास जारी है जिससे कि उसे ट्रैंकुलाइज किया जा सके। अब देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है जो संभवतः आज पहुंच सकती है। वरीय अधिकारियों के मुताबिक वनतारा की टीम को भी संपर्क किया गया है, लेकिन वनतारा की टीम अभी तक पहुंची नहीं है। अब सभी अधिकारियों का प्रयास यही है कि जल्द से जल्द हाथी को ट्रैक कर लिया जाए जिससे उसे ट्रैंकुलाइज कर दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सके, लेकिन अब तक इस प्रयास में विफल रहे हैं। अब देखना यह है कि इस हाथी को कितनी जल्दी ट्रैक किया जाता है और उसे ट्रैंकुलाइज किया जाता है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका रुपेश। चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। तो देखिए, बिहार में सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड में ठिठुरन ज्यादा हो रही है लोगों को। घने कोहरे की चादर में बिहार लिपटा हुआ है, तो कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। कोल्ड डे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कई जगह पर टूटा है ठंड का रिकॉर्ड और मौसम विभाग का पूर्वानुमान यह है कि बिहार में अभी और ठंड बढ़ने वाली है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई बता रहे हैं। कई जिलों को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोल्ड डे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भीषण शीतलहर और ठंड का कहर लगातार जारी है। तापमान में हो रही गिरावट के कारण लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आरा के रेलवे स्टेशन पर भीषण ठंड में रेलवे प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ है। काफी कम संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से रेल यात्री नीचे फर्श पर ही किसी तरह ठंड में सोने को मजबूर हैं और यात्रियों को ठंड में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुहासे और शीतलहर के कारण ट्रेन भी काफी लेट से चल रही है। यात्रियों ने बताया कि इस ठंड में आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। शीतलहर का कहर लगातार जारी है और देखिए इसका सीधा असर रेल परिचालन पर भी पड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं आरा रेलवे स्टेशन पर, जहां की देखिए जो ठंड को लेकर के यात्री हैं वो किसी तरह से प्लेटफॉर्म पर गुजारा कर रहे हैं। वो भी सीधे फर्श पर सो रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई जो वेटिंग हॉल है उसमें यात्री वो को शुल्क देना पड़ता है, जिसके कारण जो रेल यात्री है देखिए किस तरह से वो सोए हुए हैं। हालांकि रेल परिचालन पर भी ठंड का सीधा असर पड़ा है और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो किसी तरह से इस कड़ाके की ठंड में इस फर्श पर सोए हुए हैं और ट्रेन का इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। जो यात्री हैं अपने गंतव्य पर जाने के लिए वो ट्रेन का इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर भी सीधे तौर पर अगर बात करें तो सन्नाटा पसरा हुआ है। ठंड में जो यात्री हैं वो किसी तरह से यहाँ प्लेटफॉर्म पर समय व्यतीत कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं, अभी लेट है ट्रेन। अभी टिकट नहीं मिल रहा है। हम लोग का 11:55 में ट्रेन है। 11:55 में ट्रेन है जी। यहाँ कोई वेटिंग हॉल नहीं है? आप लोग ऐसे नीचे बैठे हैं, वेटिंग हॉल नहीं है? आए तो एक बंदा ओढ़ लिया है। तो ट्रेन भी लेट चल रहा है क्या कुहासा के चलते? वो तो अभी पता नहीं है। क्या नाम है, नाम बताइए। 1 बजे। 1 बजे से? अच्छा, तो ट्रेन कब है? ट्रेन है 1 बजे तक पुणे पटना। अच्छा, 1 बजे है। तो माने यही रहेंगे ठंडा में? हाँ, ठंडा में ये रहे।
गाड़ी आएगा तब न जाएगा हम। और इस कड़ाके की ठंड में जहां लगातार शीतलहर का कहर जारी है और टेम्परेचर जो है तापमान जो है 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, फिर भी जो यात्री जाने वाले हैं वो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करते दिख रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। इसी बीच देखिए दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। 9 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिया गया है। ठंड को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद किया गया। डीएम कौशल कुमार का आदेश जारी हुआ है। 9 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शीतलहर को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं दरभंगा से, जहां 9 जनवरी तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। ठंड को देखते हुए ये फैसला लिया गया। डीएम कौशल कुमार का आदेश है कि 9 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। बाढ़ में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड का असर साफ दिख रहा है। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्री न के बराबर दिख रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर जैसे सन्नाटा पसरा है। बुधवार की रात करीब 9 बजे से 11 बजे तक यात्रियों की सुरक्षा में पुलिस तो मुस्तैद दिखी, लेकिन यात्री न के बराबर दिखे। बहुत जरूरी या पहले से टिकट बुकिंग वाले 2-4 यात्री ही स्टेशन पर नजर आ रहे थे। अभी हम खड़े हैं बाढ़ स्टेशन पे और रात के करीब 11 बज रहे हैं। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हमने बाढ़ स्टेशन का मुआयना किया और मुआयने में नजर आया कि रेल राजकीय पुलिस जो है देर रात तक जो है अपना ड्यूटी कर रही है। यात्रियों की सुरक्षा में महिला कर्मी हो या पुरुष तैनात दिखते हैं। कई ट्रेनें आ रही हैं, कई ट्रेनें जा रही हैं। अभी आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले कामाख्या एक्सप्रेस आई थी। कामाख्या एक्सप्रेस के बाद ये दूसरी ट्रेन आई हुई है जो हावड़ा जा रही है और यहाँ जो है पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह एक्टिव है और स्टेशन पर तैनात है। यानी कि देर रात तक हम लोग यहाँ पे बाढ़ के प्लेटफॉर्म पे जब सुरक्षा का जायजा लिए तो बाढ़ रेल जीआरपी पूरी तरह मुस्तैद दिखी। हालांकि लोगों का आवागमन काफ़ी कम हो रहा है। ठंड को लेकर लोग कम निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वैसे ही यात्री निकल रहे हैं जिनका ट्रेन में पहले से टिकट बुकिंग है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। देखिए मधेपुरा में कड़ाके की ठंड का असर भी देखा जा रहा है, जिसको लेकर के डीएम ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद कर दिया है। और आपको बता दें कि 10 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया। सभी सरकारी निजी विद्यालय के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं 8वीं से ऊपर की जो क्लास है, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, वो क्लास संचालित किए जाएंगे, लेकिन उसके समय में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि 10 बजे से 4 बजे के बीच में ये क्लासें संचालित की जाएंगी। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मधेपुरा से खबर आ रही है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों को बंद किया गया है। 10 जनवरी तक स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया गया। लखीसराय में तापमान में लगातार हो रहे गिरावट के बाद ठंड और कनकनी बढ़ गई है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। शाम ढलते ही लोग अपने अपने घर में दुबक जाते हैं। ठंड के कारण देर शाम सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। कुछ लोग कपकपाती ठंड से बचने के लिए लकड़ी का जुगाड़ कर अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। इसी बीच देखिए पटना सिटी से बड़ी खबर आ रही है, जहां हथियार के साथ 3 युवक गिरफ्तार किया गया। चादर पोशी जुलूस के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। तो आपको बता दें कि हवाई फायरिंग की ये लोग कोशिश कर रहे थे। खाजे कला के लोधी कटरा की ये घटना बताई जा रही है। 2 देसी कट्टा, 6 कारतूस भी बरामद किया गया। अवैध हथियार के साथ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर पटना सिटी से आ रही है, जहां हथियार के साथ 3 युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई। चादर पोशी जुलूस के दौरान गिरफ्तारी हुई है। हवाई फायरिंग की ये लोग कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो खाजे कला के लोधी कटरा की घटना, 2 देसी कट्टा, 6 कारतूस भी पुलिस की तरफ से बरामद किया गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट पथराव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान काशिफ मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, अदनान और समीर के रूप में की गई है, जिसके बाद इन आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाकी फरार आरोपियों की पहचान के लिए बॉडीबोर्न कैमरों और मौके की वीडियोग्राफी की मदद से और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं।
इधर तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया है। पुलिस ने अब तक 50 लोगों की पहचान कर ली है, जिनकी भूमिका साजिश से जुड़ी हुई बताई जा रही है। जांच को अलग अलग एंगल से आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल टीमों को अलग अलग टास्क भी दिए गए हैं। एक टीम पत्थर फेंकने वालों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच कर रही है, जबकि दूसरी टीम सोशल मीडिया की एक्टिविटी खंगाल रही है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले की जांच के लिए अब दिल्ली पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया है। तुर्कमान गेट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अगले 2 महीनों के भीतर ऐतिहासिक जामा मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके का व्यापक सर्वे करे। अगर इस सर्वे में कोई भी अवैध निर्माण या सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण पाया जाता है तो कानून के मुताबिक उसे तुरंत हटाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश पुराने दिल्ली के रहने वाले एक आम नागरिक याचिका पर किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जामा मस्जिद के आसपास अवैध पार्किंग और अवैध निर्माण हो रहा है। याचिकाकर्ता का दावा है कि सार्वजनिक जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह का अवैध अतिक्रमण जामा मस्जिद की सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जामा मस्जिद इलाके में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। देखिए, अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया है और दावा यह किया जा रहा है कि ये ऑयल टैंकर नाम बदल करके वेनेजुएला से तेल लेकर के आ रहा था। पूरे ऑपरेशन को ब्रिटेन की जानकारी और मंजूरी के साथ अंजाम दिया गया। इसी बीच आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के उप प्रमुख ने यह भी कहा है कि केवल वही समुद्री ऊर्जा परिवहन अनुमति पाएगा जो अमेरिकी कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप होगा। जिस जहाज को जब्त किया गया उसका पुराना नाम बेला 1 था और अब वो आपको बता दें कि मारिनेरा के नाम से पंजीकृत है। अमेरिकी यूरोपीय कमांड के अनुसार बुधवार को इस टैंकर को एक संघीय अदालत के वारंट के आधार पर अमेरिकी नियंत्रण में लिया गया। The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. Some of this will overlap. I've described this to them in great detail. We'll have more detail in the days to follow. But we feel like we're moving forward here in a very positive way. पटना विश्वविद्यालय की वीसी ने कॉलेजों की नए ग्रेडिंग को लेकर अधिकारियों और कॉलेज प्रशासन को टास्क दिया है। दरअसल लगातार ग्रेडिंग में फिसले रहे पटना यूनिवर्सिटी की कोशिश है कि ग्रेडिंग में व्यापक सुधार हो सके। वाइस चांसलर के पद पर योगदान देने के बाद प्रोफेसर नमिता सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टडी लैब, लाइब्रेरी और अटेंडेंस पर काफी गंभीर हैं, क्योंकि 9 में से 8 कॉलेज की ग्रेडिंग में बी और ग्रेड मिलता रहा है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बार कॉलेजों को ए और A+ ग्रेड मिले। पटना विश्वविद्यालय की वीसी से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। करेंगे हमारे साथ वाइस चांसलर नमिता सिंह हैं। मैम, एक बड़ी बैठक हुई है नए ग्रेडिंग को लेकर, तो क्या लग रहा है कि इसको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? इसको लेकर ये एक्शन लिया जा रहा है। हम टीचर्स, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और हम लोगों ने उसमें निर्णय लिया है कि हम लोग एक कमेटी का गठन करेंगे और हर 15 डेज पर वो कमेटी रिव्यू करेगी कि हमने इसमें कितना प्रोग्रेस किया है। उसमें जो डिफरेंट नैक के रिक्वायरमेंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, उनमें बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। उन सब पॉइंट्स को हम लोग फॉलो करेंगे 1 by 1 माइन्यूटली कि क्या क्या उनमें रिक्वायरमेंट्स है और उनको फुलफिल करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि नैक की ग्रेडिंग में आपके 9 कॉलेज हैं, 9 में कितने ऐसे कॉलेज हैं जो A+ या A में आ रहे हैं? 9 कॉलेजेस में, जिसमें पटना वीमेंस कॉलेज को तो A+ मिला हुआ है नैक ग्रेडिंग में, और मगध महिला भी इस क्षेत्र में उसने भी काफी प्रगति की है। उनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुछ कमियां हैं जो मैं समझती हूं कि इस बार जो ग्रेडिंग होगी उसमें जरूर उन्हें A+ मिलेगा। बड़ा लक्ष्य होगा, बड़ी चुनौतियां होंगी, कैसे उससे पार कर पाएंगी आप?
226 हाँ, ये तो बहुत मुझे जब किसी चीज के लिए आशा करते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज लक्ष्य प्राप्त कर लेना है, तो उसके लिए आप उस एफर्ट लगाते हैं। कोई लक्ष्य कागज पर लिखने से लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है, उस लक्ष्य के पीछे आपको भागना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही मेहनत हम अपने टीचर्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स के साथ मिलकर करेंगे, तभी लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम सभी के सहयोग से अपना जो गोल्डन लक्ष्य रखे हैं उसको जरूर पाएंगे। लक्ष्य को लेकर सभी कर्मचारी से लेकर जो अधिकारी हैं या खुद वीसी हैं, ये संकल्पित हैं, जिसको लेकर बैठक भी हुई है। और बैठक के बाद जो टास्क दिया गया है उसे हर हाल में पूरा करना होगा, जिसको लेकर इन्होंने अभी से ही मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। उम्मीद करते हैं कि नैक की ग्रेडिंग में पिछले बार की तुलना में इस साल बेहतर होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना जू सोसाइटी में आज पहली बैठक हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। आपको बता दें कि पटना जू की गतिविधियों की निगरानी के लिए 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं ऑनलाइन टिकट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही पटना जू ऐप शुरू किया जाएगा, जिससे कि जू आने वाले लोगों को जानवरों की जानकारी मिलेगी। और फैसलों पर अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने बातचीत भी की है। पटना जू सोसाइटी का गठन हो गया है। आज पहली बैठक भी की गई और बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यानी साल 2026 में पटना जू में कई नई तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। टॉप ट्री वॉक हो या फिर ऐप से आप जानवरों की जानकारी ले पाएंगे। विभाग के अपर मुख्य सचिव हमारे साथ हैं। सर, पटना जू में बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, आज संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी की प्रथम बैठक आयोजित की गई। इसके अंतर्गत ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसका कि आगामी समय में बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हाल में ही जू के विजिट के क्रम में यहाँ सुविधाओं को विकसित करने और आम लोगों को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे। उसी के अंतर्गत अभी निर्णय लिया गया है कि एक नया ऐप विकसित किया जाएगा और इस ऐप के माध्यम से सभी प्रकार के बोटेनिकल और जूलॉजिकल सेक्शंस की विस्तृत जानकारी लोगों को प्राप्त हो सकेगी। और यह ऐप इस प्रकार का होगा कि लोगों के विजिट करने पर अपने आप उस क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जा सकेगी। इसके साथ साथ ऑनलाइन टिकट बुकिंग की भी सुविधा 15 दिनों के अंदर शुरू की जाएगी। लोगों के लिए गाइडेड टूर की व्यवस्था भी आगामी माह से प्रारंभ की जाएगी। जू के बाहरी पोर्शंस पर सभी दीवालों पर बाहर और अंदर से 3D पेंटिंग्स कराई जाएंगी। दोनों गेट्स का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ साथ छात्रों को और आम लोगों को जोड़ने के लिए भी इसमें योजना बनाई गई है और उसके लिए भी जू मित्र, जू वॉलंटियर के साथ साथ वार्षिक कैलेंडर तैयार कराया जाएगा और प्रत्येक माह जू की एक पत्रिका का भी प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, तो नए साल में पटना जू बदलता हुआ नजर आएगा। चाहे ऑनलाइन टिकट की बात कर लें, जू सोसाइटी के माध्यम से जू सोसाइटी का जो गठन हुआ है इसके तहत पटना जू में कई बदलाव भी इस वर्ष देखने को मिलेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस